Hi friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of technical writing. ये जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए नया होगा. जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इस लेक्चर या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होकर के भी पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थर्ड सेमेस्टर लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करवाना चाहती हूँ. ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि टेक्निकल राइटिंग जो है ये थोड़ा अलग विषय है, इंग्लिश होते हुए भी पूरी तरह से इंग्लिश नहीं है. तो अब टेक्निकल राइटिंग ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टेक्निकल राइटिंग होता क्या है. ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग क्या है. देखिए ये जो वर्ड है इसमें इस पूरा का पूरा इसमें दो वर्ड्स है, एक टेक्निकल और एक राइटिंग. ठीक है, तो टेक्निकल मतलब क्या होता है, जिस चीज जो थोड़ी जो अगर कोई भी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा साइंटिफिक है. ठीक है, तो और राइटिंग मतलब उसमें कुछ भी लिखना. ठीक है, बस इसको बेसिक चीज को समझो आप. तो टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसा वे है राइटिंग का जहां पे जो ऑथर है जो लिख रहा है, ठीक है, उसको किसी भी सब्जेक्ट्स को समझाने के लिए उसका इंस्ट्रक्शन, उसमें डायरेक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे बहुत सारे आर्ट्स की कोई चीजें हैं, मान लो आप समझो, तो आर्ट्स में क्या है, अगर आपको समझाना है कि बाबर हुमायूं के बारे में तो आपको कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं उसमें. ठीक ना, लेकिन जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में उतरते हो जैसे इंजीनियरिंग है, आपका मेडिकल साइंस है, एरोनॉटिक्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस एंगल पे पर्टिकुलर चीज अगर फेंकी जाएगी तो ये मैक्सिमम दूरी तक जाएगी, ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो टेक्निकल राइटिंग इज ऑल अबाउट जहां पे एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा राइटिंग जहां पे ऑथर जो है जो लिख रहा है उसको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग जहां पे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में समझाने के लिए ऑथर डायरेक्शन का इस्तेमाल करता है, इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल राइटिंग. ठीक है, ठीक है. तो टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को बताने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए ऑथर क्या यूज करता है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन. तीन बेसिक चीज जिसको आपका ऑथर यूज करता है. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था जो लास्ट ईयर 2019 में जो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आपका क्वेश्चन था कि टेक्निकल राइटिंग डिमांड्स स्लैश यूज ऑफ विच लैंग्वेज. मतलब टेक्निकल राइटिंग में कौन से लैंग्वेज की जरूरत होती है. ठीक है, तो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे. कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी. कुछ ऑप्शन ऐसे थे जहां पे आप सीधा टिक कर सकते थे कि टेक्निकल राइटिंग में आपको क्या की जरूरत होगी. ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग होता क्या है, जहां पे मैंने आपको बताया कि ऑथर को डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े. मतलब आपको टेक्निकल राइटिंग में इन तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है. तो इन तीन चीजों की जरूरत आपको कब पड़ेगी, इन तीन चीजों की जरूरत आपको तभी पड़ सकती है जब आप किसी फैक्ट को समझा रहे हो. ठीक ना, इन तीन चीजों की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप किसी फैक्ट को समझा रहे हो. ठीक है, तो टेक्निकल जो राइटिंग है वो उसमें कौन से लैंग्वेज या कौन से आपका लैंग्वेज इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग में फैक्चुअल लैंग्वेज. ठीक है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, फैक्चुअल लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि आपको टेक्निकल राइटिंग्स में आपको फैक्ट से डील करना है. किससे डील करना है, फैक्ट से. आप कुछ भी ऐसे ही टेक्निकल राइटिंग में नहीं बोल सकते हो, नहीं ये होता और आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. टेक्निकल राइटिंग सब किस पे पूरा का पूरा बेस होता है, फैक्ट्स पे बेस होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि टेक्निकल राइटिंग में क्या का डिमांड होता है, किस टाइप के लैंग्वेज का डिमांड होता है, तो कौन से लैंग्वेज का डिमांड होता है, फैक्चुअल लैंग्वेज का या फैक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज चाहिए होती है. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि टेक्निकल राइटिंग में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, फैक्चुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. ठीक है, नो. सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए, मस्ट अवॉइडेड इन द टेक्निकल राइटिंग, कौन सा ऐसा चीज है जो टेक्निकल राइटिंग में
अवॉइड करना चाहिए। अब आप समझो, आप टेक्निकल राइटिंग में क्या ऐसी चीज है जो आपको अवॉइड करनी होती है? बिल्कुल। क्या आप फैक्ट्स को उसमें अवॉइड कर सकते हो? नहीं, आपको फैक्ट्स को तो कहीं हर हालत में आपको फैक्ट्स को देना है, ठीक है, तो फैक्ट्स को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा चीज है जो आपको टेक्निकल राइटिंग को लिखते समय आपको अवॉइड करना है? आप किसी भी चीज को, अगर आप किसी न्यूटन के लॉ को समझा रहे हो, अगर आप थर्मोडायनामिक्स के लॉस को समझा रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें फैक्ट्स यूज करोगे, एक्सप्लेनेशन यूज करोगे। आप क्या यूज नहीं करोगे? उसमें पर्सनल फीलिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों ही नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसका फैक्ट से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, किसको अवॉइड करना चाहिए या किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पर्सनल फीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो पर्सनल फीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? पर्सनल फीलिंग। पर्सनल फीलिंग्स ऐसी चीज है जिसको हमको टेक्निकल राइटिंग को लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल अवॉइड करें टेक्निकल राइटिंग लिखते समय, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा हम लोग लिख रहे हैं जिसको टेक्निकल राइटिंग के अंतर्गत जो चीजें आ रही हैं, उसमें हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, फैक्ट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, लेकिन पर्सनल फीलिंग को कोशिश करना है कि हम उसे अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है वर्ड यूज इन टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो टेक्निकल राइटिंग में यूज होता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है अपेक्स, दूसरा ऑप्शन है टॉप, तीसरा है स्लैंटिंग और चौथा है बॉटम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग जैसे इन 2 क्वेश्चन में थोड़ी आप लोग क्या कर सकते थे ना कि एज्यूम कर सकते थे, या कहीं ना कहीं से आप लोग एक तुक्का मार सकते थे कि नहीं, ये हो सकता है कि टेक्निकल लैंग्वेज में राइटिंग में फैक्चुअल लैंग्वेज चाहिए या फिर पर्सनल फीलिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां पे उनका थोड़ा सा तुक्का लग सकता है, नहीं ये हो सकता है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन आपका है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया अपने आप में, ठीक है, कि टेक्निकल जो राइटिंग है उसमें कौन सा वर्ड यूज होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, अपेक्स है, टॉप है, स्लैंटिंग है और बॉटम है, ठीक है। तो जब भी आप टेक्निकल राइटिंग लिखते हो, जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो जो टेक्निकल राइटिंग के अंतर्गत आ रहा है, जब कोई ऑथर इस टाइप की चीजें लिखता है, तो उसमें वर्ड का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर नीचा लिखना है, ठीक है, जैसे कोई चीज नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द एप्पल इज लाइंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको बॉटम अगर आपको यूज करना, ठीक है, कि नीचे पड़ी हुई वो चीज है, तो आप जनरली बॉटम शब्द का यूज करते हो। लेकिन अगर आपको यही चीज टेक्निकल राइटिंग में यूज करनी है तो आप बॉटम वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉटम की जगह आप क्या यूज करोगे? बेस यूज करोगे। क्या यूज करोगे? बेस यूज करोगे। और एक वर्ड और दिया हुआ स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है? लैटरल। तो स्लैंटिंग वर्ड का भी यूज आप बिल्कुल टेक्निकल राइटिंग्स में नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जहां पे आपको स्लैंटिंग यूज करना है, कहीं किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ में, तो वहां पे आप स्लैंटिंग ना यूज करके क्या यूज करोगे? लैटरल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? लैटरल यूज करोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को चीज को लिखना है कि वो ऊपर रखी हुई, जैसे मान लो ही इज ऑन टॉप, तो आप टॉप ना लिख करके क्या लिखोगे? एपेक्स लिखोगे, ठीक है। तो टॉप की जगह पे क्या यूज होगा? एपेक्स। समझ में आया? तो अब आपको आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा वर्ड है जो टेक्निकल राइटिंग में यूज होता है। तो टेक्निकल राइटिंग में कौन सा वर्ड यूज होता है? टेक्निकल राइटिंग में वो वर्ड यूज होगा जो टेक्निकल राइटिंग के अनुरूप बनाया गया है या उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बॉटम की जगह क्या यूज होता है टेक्निकल राइटिंग में? बेस। स्लैंटिंग की जगह क्या यूज होता है? लैटरल। और टॉप की जगह क्या यूज होता है? अपेक्स। तो आपका टेक्निकल राइटिंग में ये कौन सा वर्ड यूज होगा? अपेक्स यूज होगा, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग में हमेशा स्पेशल वर्ड्स को यूज किया जाता है और टेक्निकल राइटिंग में हमेशा यही कोशिश की जाती है कि जो वर्ड का सिलेक्शन हो वो काफी अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज को समझाना है किसी को। आपको टेक्निकल राइटिंग जब भी आप लिखते हो, चाहे वो आप किसी भी रिपोर्ट लिखो, तो उसको आपको एक ऑडियंस के सामने पेश करना होता है, ठीक है। उसको आपको क्या करना होता है? एक ऑडियंस के सामने पेश करना होता है। तो आपको जो वर्ड का सिलेक्शन है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि टेक्निकल राइटिंग में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? फैक्चुअल लैंग्वेज यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन था कि टेक्निकल राइटिंग में क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए? तो पर्सनल फीलिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा था कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो टेक्निकल राइटिंग में यूज होता है? तो उसका आंसर अपेक्स है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, मान लो आप नेक्स्ट जब एग्जाम दो,
जो अब जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 2020 में, तो वहां पे जब आप एग्जाम दो तो हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है, या कौन सा वर्ड यूज होता है, तो वहां पे अपेक्स की जगह क्या होगा, लैटरल दे सकता है, बेस दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखना कि टेक्निकल राइटिंग में बेस शब्द का यूज होता है बॉटम की जगह पे, लैटरल शब्द का यूज होता है स्लैंटिंग की जगह पे, और अपेक्स वर्ड का यूज होता है टॉप की जगह पे, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन को आप अलग तरीके से फ्रेम कर सोच भी सकते हो कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी भी टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट में शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट, किसी भी टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट में शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी आप टेक्निकल राइटिंग के अंतर्गत कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसमें शॉर्टेस्ट क्या होगा, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे छोटा है, मतलब छोटा क्या है, जिसका लेंथ सबसे छोटा हो, जो सबसे कम वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा समरी। क्या होगा उसका आंसर, समरी, ठीक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका कि शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या है टेक्निकल राइटिंग में, तो शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट टेक्निकल राइटिंग का क्या है, समरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सटर्नल साउंड इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जब किसी भी कम्युनिकेशन में आप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक आदमी है कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसको उसका ऑडियंस है, उसका ऑडियंस सुन रहा है, फिर मान लो ये या फिर आप इसको कम्युनिकेशन को इससे भी समझ सकते हो, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड है, ठीक है, उसने हेड ने क्या किया, एक मीटिंग लिया, मीटिंग में अपने से जस्ट जो वो हेड जो है, जो सीईओ है कंपनी का, वो क्या करेगा, वो लिबरल से डायरेक्ट जाके तो बात नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी स्ट्रक्चर है उसकी कंपनी में, जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके हेड को बुलाएगा, उनके हेड से अपनी अपनी बात करेगा, ठीक है। फिर वो हेड क्या करेगा, वो हेड अपने जाके डिपार्टमेंट में अपने लोगों से बात करेगा, ठीक है, अपने लोगों में बात करेगा। तो एक देख लो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक यहाँ की बात यहाँ तक पहुंची, इसकी बात इसकी तक यहाँ से पहुंची। तो एक बात बताओ, जब ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तो कौन सी चीज जो है, जो एक्सटर्नल साउंड है, कौन सा एक्सटर्नल साउंड जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में आएगा या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के पास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉइज। क्या इसका आंसर होगा, नॉइज। अब इसको मैं समझा देती हूँ कि नॉइज जो होता है कि नॉइज ही एक एक्सटर्नल ऐसा सोर्स है, ठीक है, या एक्सटर्नल ऐसा साउंड है जो कि किसी भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब इस चीज को आप बहुत सिंपल है, सबने 12th में बेसिकली फिजिक्स में चैप्टर कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन वहां पे चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप देखते थे रेडियो जो ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज थी, जो ब्रॉडबैंड कैसे रेडियो का ट्रांसमिशन होता है, रेडियो वेव्स में कैसे ट्रांसमिशन होता है, उसमें क्या होता था, मॉड्यूलेशन होता था, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता था, एएम और एफएम होता था। तो उसमें क्या करते थे ना, देखते थे आप कि नॉइज क्या होता था, नॉइज आ जाता था बीच में, जब ट्रांसमिशन लाइन होता था, जब ट्रांसमिशन होता था, जैसे मान लो रेडियो की जो वेव है वो रेडियो स्टेशन से क्या करती थी, ट्रांसमिट होती थी, फिर वहां पे ट्रांसमिशन चैनल्स थे अलग अलग, ट्रांसमिट होकर के हमारे पास जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो हमारे पास वो आती है। तो इस जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बीच में क्या होता था कि नॉइज कहीं ना कहीं से आ जाती थी, क्या हो जाता था, नॉइज कहीं ना कहीं आ जाता था। तो क्वेश्चन यही है कि कौन सा एक्सटर्नल साउंड है जो क्या होता है, जो कि आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में आ जाता, तो क्या आता था, नॉइज आता है, ठीक है। और नॉइज क्या करता है, जो इंटेंसिटी है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जो कम्युनिकेशन का जो आपका चैनल है उसको क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं पे हैम्पर भी करता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइजी एक ऐसा साउंड है जो कि नॉइजी एक ऐसा एक्सटर्नल साउंड है जो कि आपके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच आता है, ठीक है, जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉइज इज ए एक्सटर्नल साउंड विच कम्स इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और क्या करता है नॉइज, क्या करता है, जनरली जो क्वालिटी है उसको खराब करता है, आपका क्या कर सकता है, ऑडिबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है या इमिशन भी कर सकता है उसका, अगर नॉइज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप कहां से रिलेट कर सकते हो, जो आपने पढ़ा था क्लास 12th में, आपने आपका जो कम्युनिकेशन चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि कहां कहां से नॉइज आ सकता है, कैसे हमने मॉड्यूलेशन किया था। तो उस चीजों को भी आप, इस क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते थे अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्या ऐसी चीज है जिसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
विच इज द थिंग विच टू बी नॉट अवॉइडेड इन द टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप देखो कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ऐसी चीज है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन से समझना बहुत इजी हो जाता है। आप एक एग्जांपल लो कि कोई भी चीज, जैसे आपने आज पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है, आपने आज पढ़ाई स्टार्ट की, तो आपको पढ़ाई करने से पहले आपको ये सोचना होगा ना कि आज आप क्या पढ़ोगे, कितनी देर से कितनी देर पढ़ना है, आपको आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना, आप ये सारी चीजें देखोगे, ठीक है। तो कोई भी चीज करने से पहले, क्या कहीं आपको घूमने जाना है, ठीक है, कहीं आपको टूर पे जाना है, तो आप क्या देखते हो, आपको कोई भी टूर पे जाना होता है तो आप सबसे पहले टिकट्स कटवाते हो। आप देखते हो कि वहां पे अगर गर्मी है तो गर्मी के कपड़े लेके जाना है, ठंड है तो ठंड के कपड़े लेके जाना है। तो अपने आप क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो। तो जैसे हर कार्य के लिए एक पर्टिकुलर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, किसी भी चीज में एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, वैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब वैसा कम्युनिकेशन जो हम आपसे अगर बात कर रहे हैं या हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके तक बात पहुंचनी चाहिए। ये क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन क्या, मैं अभी बोलते चली जाऊं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, तो ये भी है। कम्युनिकेशन कैसे है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप एज अ ऑडियंस सुन रहे हो, लेकिन क्या ये इफेक्टिव है, नहीं, ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो मेरी द्वारा कही गई बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या आप उसको पूरा का पूरा गेट इन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इन विच द ऑडियंस एंड द ऑथर, या जब ऑडियंस या ऑथर बोलो या स्पीकर बोलो जो भी, तो वो क्या हो जाए, वो एक दूसरे से लिंक करे। जो ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस को, या जो समझाने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस को, वो उस चीज को समझ में आए, उसको समझ में आए, ठीक है। तो उसको अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या को अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो हमें प्लानिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्या को अवॉइड नहीं करना चाहिए, प्लानिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्लानिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो अराइज हो सकती है एक्सप्रेशन के कारण, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्सप्रेशन के चेंज होने के कारण या एक्सप्रेशन के कारण, उसमें क्या होता है कि आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो और वो क्या एक्सप्रेशन समझ सकता है, ठीक है ना, उसके कारण कौन सी प्रॉब्लम टेक्निकल कम्युनिकेशन में आ सकती है या टेक्निकल राइटिंग में आ सकती है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, इसका आंसर होगा सिमेंटिक प्रॉब्लम, ठीक है, सिमेंटिक प्रॉब्लम्स। अब देखती हूँ, इसको सिमेंटिक प्रॉब्लम बता तो दिया, इसका आंसर सिमेंटिक प्रॉब्लम है, पर आप ये चीज समझो कि सिमेंटिक प्रॉब्लम्स होते क्या है। तो देखो, सिमेंटिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना कि आप किसी चीज को समझाने के लिए आपने एक सिंबल्स का सहारा लिया, ठीक ना, या किसी भी जैसे मान लो आप कह रहे हो इसका मतलब हो रहा है कि वहां पर पेड़ है, ठीक है, ट्रीज होना इसका मतलब है, लेकिन ये आपके द्वारा असाइन किया गया सिंबल है, ठीक है, ये आपके द्वारा असाइन किया गया सिंबल है कि इसका मतलब कि उस जगह पर पेड़ होगा। मान लो किसी ने पेड़ का सिंबल कुछ अलग देकर के ऐसा दे दिया हो, ठीक है, किसी ने पेड़ का सिंबल कुछ ऐसा दे दिया होगा, तो आप समझो अब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पे अलग सिंबल्स दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर ऑथर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और उसका जो ऑडियंस है वो कुछ और समझ रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की वजह से, सिंबल्स जो यूज किए गए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में। तो इसी को कहा जाता है कि एक्सप्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं उसको कौन से प्रॉब्लम्स कहते हैं, हम सिमेंटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक प्रॉब्लम का आप एक बार डिफिनेशन लिख लो, क्योंकि ये क्या होगा कि मान लो अगले बार जब आपका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इस टाइप के जब एक्सप्रेशन के कारण जो प्रॉब्लम होता है उसको सिमेंटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि सिमेंटिक प्रॉब्लम क्या के कारण अराइज होता है, ठीक है। तो इसका आपके पास अगर डेफिनेशन रहेगा तो आपको आसान होगा। तो सिमेंटिक प्रॉब्लम क्या होता है, सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आर सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स दैट डिस्टॉर्ट द सेंट मैसेज। सिंबॉलिक मतलब समझ में आ रहा हो, कोई भी सिंबल्स देकर के, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है,
बाधा, अवरोध, ठीक है। तो सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं या बाधा होते हैं दैट डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज रखी हुई है वो अपने अपना जो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप से खत्म हो जाना या थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाना, उसको क्या कहेंगे, डिस्टॉर्ट कहेंगे। तो सिमेंटिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होगी, एक्सप्रेशन के डिस्टॉर्शन से। क्यों, क्योंकि सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जो कि सेंट मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 7 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन वहां पे छूट गया था, चौथा क्वेश्चन जो था कि वहां पे एक क्वेश्चन था कि लैटरल वर्ड जो है, जो मैंने आपको बताया था, जो स्लैंटिंग है उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज होगा, ठीक है, या फिर लैटरल के लिए कौन सा वर्ड यूज हो सकता है। तो वहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका टॉप के लिए अपेक्स यूज हो रहा है, बॉटम के लिए आपका क्या यूज हो रहा था, बेस यूज हो रहा था, स्लैंटिंग के लिए लैटरल यूज हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका वो वहां पे यही पूछ रहा था कि स्लैंटिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। तो स्लैंटिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, लैटरल वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि 4 ऐसे टिप्स दीजिए जिससे आप टेक्निकल राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टिप्स टू improve your फोर टिप्स टू इम्प्रूव योर टेक्निकल राइटिंग। जैसा कि मैंने पहली बार, देखो अच्छा है, चलो ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो ये जो 4 टिप्स है इसको मतलब ये इतनी सिंपल चीज है, इसको ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई छोड़ेगा नहीं अगर जिसको थोड़ा सा भी मतलब नॉलेज है ना इस टेक्निकल राइटिंग का। तो टेक्निकल राइटिंग का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, टेक्निकल राइटिंग यहाँ पे जो ऑथर है वो डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन यूज करता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टेक्निकल राइटिंग का पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गया। और यहाँ पे क्या बोला, 4 टिप्स दीजिए जिससे कि टेक्निकल राइटिंग के स्किल्स को इंप्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, सबसे पहले तो कि आपको काफी प्रिसाइज और फैक्चुअल होना चाहिए। प्रिसाइज और फैक्चुअल मतलब कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उस बारे में ही आप बताइए। आपसे अगर आम पूछा जा रहा है तो आप कटहल से शुरू ना करके सिर्फ आम के बारे में बताइए। मतलब आपको जो भी फैक्ट है, जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है तो आप सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू कीजिए। आप यहां से शुरू मत कीजिए कि जो लाइट है वो इतना उसका स्पीड है, नहीं, आपको फैक्ट प्रेजेंट करते हैं और फैक्चुअल आपका जो जितना भी डाटा होना चाहिए वो फैक्चुअल होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टिप क्या है कि जो राइटिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। The writing should be factual and precise. तो टेक्निकल राइटिंग का पहला टिप क्या है, द टेक्निकल राइटिंग शुड बी फैक्चुअल एंड प्रिसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट सोचो कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कि जो भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जो भी ऑथर समझाना चाह रहा है या जो भी स्पीकर समझाना चाह रहा है अपने ऑडियंस को, वो क्या होना चाहिए, वो वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। उसमें डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन इज प्रॉपर, ठीक है। डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर should be proper, ठीक है। तो पहला टिप क्या हो गया कि टेक्निकल राइटिंग के लिए जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें प्रिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो आपका डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो बिल्कुल आप सही सही बता रहे हो कि क्या डायरेक्शन आप दे रहे हो अपने ऑडियंस को, आप कैसे उनको चीजें समझा रहे हो, वो चीजें बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आपका जो टेक्निकल राइटिंग है वो मान लो आपका डील करता है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, तो आपको जो चीज समझानी है आपको फोकस उसी पे रहना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, फोकस उसी पे होना चाहिए। तो जब भी आप टेक्निकल राइटिंग लिखते हो तो फोकस आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे आप रिज्यूमे लिख रहे हो, ठीक है, तो अब जब रिज्यूमे लिख रहे हो तो रिज्यूमे में आपको पता होना चाहिए कि आपको आप क्या के लिए रिज्यूम लिख रहे हो। जैसे अगर कोई अगर डांसर है, ठीक है, अगर वो अपना बनाता है तो वो ये तो नहीं लिखेगा ना कि मैंने एमबीबीएस किया था, मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो कोई यूज की नहीं है। उसका यूज कि हाँ मैंने इस अकेडमी से ये डांस में डिप्लोमा किया है। तो जो भी आपका
तो भी आप टेक्निकल राइटिंग जो भी चीज लिख रहे हो उसका टास्क पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, उसका फोकस क्या होना चाहिए, टास्क पे होना चाहिए। तो तीसरा चीज क्या हो सकता है कि यू शुड फोकस ऑन द टास्क, फोकस ऑन द टास्क। जो टास्क है, जिस चीज के लिए आप टेक्निकल राइटिंग का यूज करो, जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट किस चीज आधारित है, रिपोर्ट अगर लॉस और गेन पे आधारित है, किसी कंपनी के इकोनॉमिकल स्टेटस पे आधारित है, तो आप उस चीज को अपने फोकस में रखो। अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप इस चीज पे, आपका करियर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए फोकस में, ठीक है। नेक्स्ट होगा, क्या होगा, अब देखो आप ये चीज तो यहाँ तो पूरा का पूरा कैरी हो गया। फैक्चुअल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए टास्क पे। और क्या होना चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कोई भी चीज आप लिखो, चाहे वो टेक्निकल राइटिंग में हो, चाहे आप एग्जाम में लिख रहे हो, चाहे आप अपने कॉपी पे लिख रहे हो, कहीं पे लिख रहे हो, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइटिंग शुड बी क्लियर। क्या होना चाहिए, राइटिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। तो ये चार चीजें, आपका चार पूछा गया था, मे बी इसको 4 से 6 हो सकता है या 4 से 2 भी हो सकता है, तो मैंने 4 आपको बता दिया है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 4 ऐसे टिप्स जिसके कारण आपकी टेक्निकल जो राइटिंग है वो क्या होनी चाहिए, वो इंप्रूव हो सकती है, वो स्किल क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। तो पहला क्या है कि फैक्चुअल एंड प्रिसाइज होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो, जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जो आप समरी लिख रहे हो, जो आप रिज्यूमे बना रहे हो, वो क्या होना चाहिए, फैक्चुअल एंड प्रिसाइज होना चाहिए। सेकंड क्या है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन अच्छे से यूज किया जाना चाहिए। थर्ड है, जो भी टास्क है, जो भी जिस कारण से आप वो चीज लिख रहे हो, ठीक ना, रिपोर्ट लिख रहे हो या रिज्यूमे बना रहे हो, वो क्या होना चाहिए, उस टास्क पे फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि राइटिंग शुड बी क्लियर। आप जो लिख रहे हो क्लियरली लिखो ताकि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। तो ये 4 टिप्स हो गए जिससे आपकी टेक्निकल राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। वहां पे एक क्वेश्चन और रह गया था, उस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कि रिज्यूम का स्टार्टिंग कैसे होगा, ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन था। रिज्यूम स्टार्ट्स बाय, ठीक है। तो रिज्यूम में सबसे पहले क्या से स्टार्ट करोगे रिज्यूमे में आप, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी आप रिज्यूमे किसी के पास लेकर जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप जो रिज्यूमे है तो आप उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे कि नहीं मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, नहीं कि मुझे ये मैनेजरियल पोस्ट चाहिए, मुझे ये इंजीनियर वाला पोस्ट चाहिए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखोगे। सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफिकेशन अपना दोगे कि नहीं मैं अंजलि या फिर मैं राहुल, ठीक है, या सो एंड सो जो भी आप हो, आप अपना आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करोगे कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है। तो सबसे पहले जब रिज्यूमे आप स्टार्ट करोगे लिखना, या रिज्यूमे जब आप किसी को दोगे या बताना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, स्टार्टिंग क्या होगी, आपके आइडेंटिफिकेशन से स्टार्टिंग होगी। क्या से स्टार्टिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो रिज्यूमे हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था टेक्निकल राइटिंग का था, यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून एट द चैनल, और आगे जो भी अपडेट्स होगा उसके लिए आप प्लीज फॉर्मूलेटर का ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।